हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पीछे इससे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे हम, वो हम पढ़ चुके। अब अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, उस टाइम अगर हम उसे एग्जैक्ट बनाएं तो एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ कोई एक ऐसा सूटेबल फंक्शन होगा चूज़ करना हमने एक्स और वाई का। मतलब अगर इक्वेशन है तुम्हारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म की है, तो हमें फिर एक्स और वाई का ही फंक्शन एक ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे सच अ फंक्शन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फंक्शन को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और हम जब उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो हमने चूज़ किया उसको जब हम उस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो बन जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट बन जाती है तो फिर मेथड आपको निकालना आता है आगे किस तरीके से किया जाता है। अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम पढ़ेंगे। ये थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। ठीक है, अब ये बाई सूटेबल फंक्शन लिखो या बाई सूटेबल फैक्टर लिखो। ठीक है ना, एक ऐसा सूटेबल फैक्टर हम चूज़ करेंगे जो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें उस इक्वेशन के साथ और वो एग्जैक्ट बन जाए, मतलब मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाए। ठीक स्टूडेंट, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ना हमने, लेकिन बाई इंस्पेक्शन मेथड से, कि इंस्पेक्शन मेथड से किस तरीके से हम किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे देखिए कुछ डिफ्रेंसिएशन होती है ना जो आसान हो जाती है, जैसे कि एक्स डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन में कर लूँ। एक्स डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन सपोज मैं इधर लिखता हूँ बोर्ड पे, देखिए जैसे कि एक्स डी एक्स की डिफरेंस इंटीग्रेशन में करूँगा तो क्या होगी, सीधी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है ना, अगर कहीं पे इंटीग्रल ऐसा आ जाए एक्स डी वाई, ठीक है ना, एक्स डी वाई, इस डी वाई का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं हम, जब ऐसी आ जाए वो सॉल्व ना हो, वो सॉल्व ना हो मतलब वो नॉन एग्जैक्ट हो। जब नॉन एग्जैक्ट हो तो तब हम ऐसी वाली इक्वेशनों के साथ इंटीग्रल फैक्टर एक ऐसा ढूंढते हैं जो सूट करता हो, मतलब ऐसा ढूंढें कि जो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। ठीक है, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, उस प्रोसेस को कहते हैं नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन को चेंज करना एग्जैक्ट में। ठीक स्टूडेंट, तो ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज़ है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई इंस्पेक्शन मेथड देखिए उसके बारे में चलते हैं। ये तो डेफिनेशन थी इंटीग्रेटेड फैक्टर के बारे में, जो मेन टॉपिक है वो है बाई इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इंटीग्रेटेड फैक्टर बाई इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है छानबीन करना, मतलब ऐसी छानबीन करनी है हमने, ऐसा ऐसा सूटेबल फैक्टर ढूंढना है जो उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और वो एग्जैक्ट हो जाए। तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं, ग्रुप ऑफ टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अगर टर्म्स होंगी तो उनका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनेगी तो फिर उनको किस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो कुछ मैं इधर ग्रुप ऑफ टर्म लिख लेता हूँ और उनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी, और कुछ जो हैं हाँ उनका इंटीग्रेटिव फैक्टर भी लिख देता हूँ। और फिर आपको क्या होगा, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से मतलब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे। तो कुछ ग्रुप ऑफ टर्म जो है वो ये है, ग्रुप ऑफ टर्म्स में इधर लिख लेता हूँ सपोज, इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इधर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट, अब ग्रुप ऑफ टर्म ऐसी हो सकती है जैसे कि एक्स डी वाई, मतलब एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, मतलब डिफ्रेंसिएशन इस फॉर्म की आगे, जैसे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जैक्ट होती है भाई, जब हम इसका मतलब एग्जैक्ट होती है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरीके की आ जाए, इस तरीके की फॉर्म आ जाए, मतलब एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इस फॉर्म की आ जाए तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/x के साथ।
जब 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये बन जाएगी x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई जब 1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। अब ये देखिए जब इस तरीके की बनेगी तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y अपॉन x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई इसको। क्योंकि इधर अब ये नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू ये को डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हम कि x को डिफ्रेंशिएट किया dy मतलब डी वाई को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन डी ऑफ x, ये नहीं है। इधर विद रिस्पेक्ट टू बात नहीं कर रहे, इधर ये डी वाई का मतलब ही यही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y और dx का मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब इधर ये है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपॉन x के y अपॉन x की डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर विद रिस्पेक्ट टू बात नहीं कर रहे कि हम लिखेंगे d/dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ याद रखें आप इसको कि इस तरीके की अगर टर्म्स होगी तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वो एग्जैक्ट बन जाएगी, तब हम उसको फिर डायरेक्ट फिर हम इसके बाद जब एग्जैक्ट होती है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक फॉर्म ऐसी हो सकती है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये भी तो हो सकता है। जब इस तरीके की फॉर्म होगी तो उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे 1/y² के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन y², और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म की होगी तो ये दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, अगर सपोज इस फॉर्म की हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/xy के साथ। जब 1/xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इधर 1/xy के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और x कट जाएगा तो बचेगा 1/y dy, और आगे कटेगा तो बचेगा dx अपॉन मतलब 1/x dx। ठीक है स्टूडेंट, और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ y अपॉन x। ठीक है ना, 1/y विद रिस्पेक्ट टू y की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, log ऑफ y, और इसकी log ऑफ x, log ऑफ y माइनस log ऑफ x कितना होता है, log m अपॉन n, तो log m है 1/y और n है 1/x, तो इसका जब मतलब 1/y अपॉन 1/x तो वो उल्ट करेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से log ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, log m अपॉन log n, तो क्योंकि सॉरी 1/y की log y और इसकी log x, तो log y log m माइनस log n, तो m की जगह पर y और n की जगह पर x, तो log y अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब इस तरीके की फॉर्म होगी। अब कुछ इस तरीके की भी फॉर्म आ जाती है, कुछ इक्वेशन में इधर आ सकता है x² प्लस y² इंटू डी वाई। ठीक है ना, तो इस तरीके के जब x² प्लस y² की फॉर्म का होगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उसके मतलब इसी तरीके की होगी x dy माइनस y dy, लेकिन x की जगह पर क्या होगा x² प्लस y²। ठीक है ना, तो उस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उस वाली टर्म्स में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² प्लस y²। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कहूँगा भी फिर आपको समझ आ जाएगी। और इसकी डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1/x² प्लस y² किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x की ये डिफ्रेंसिएशन होती है। तो मैं इसको लिखूँगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, या अगर मैं विद मतलब x अपॉन y करना चाहता हूँ तो मुझे माइनस टाइम ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं ये कुछ ऐसी टर्म्स थी जिनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली हम ऐसे मल्टीप्लाई करने पे वो एग्जैक्ट बन जाती है। अब कुछ ऐसे और भी होंगी जिनके साथ हम मल्टीप्लाई मतलब कुछ और भी इसी तरीके की, इनके अलावा कुछ और फॉर्म होगी जो हम नेक्स्ट जब हम इनके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जब उन क्वेश्चन की बारी आएगी तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक इतना आपको समझ आया। अब मैं चलता हूँ इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन। मैं पहले आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक समझाता हूँ, इन्हीं का रिलेटेड एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फैक्शन मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड से किस तरीके से हम, ये देखिए इंस्पेक्शन का मतलब छानबीन करना, तो जब इस तरीके की फॉर्म होगी तो हमने उसका
ऐसा चूज़ करना है, मैंने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन बताई आपको, ऐसा चूज़ करना है सूटेबल जाके वो एक्सेप्ट बन जाए। तो मैंने इस तरीके की फॉर्म में हमें ऐसा चूज़ करना पड़ेगा और इसमें ऐसा चूज़ करना पड़ेगा और इस तरीके की फॉर्म को इस तरीके से, ठीक है। अब सिमिलरली और भी कुछ और भी इसके अलावा है, उस टेबल पे बुक पे आपको टेबल बना हुआ, आप वहाँ से टेबल को देख लें और समझ लें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं इसके रिलेटेड एक, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन एंड सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x क्यूब वाई 4 डी वाई इक्वल टू 0। इसको जरूरी नहीं वो ऐसे भी पूछेगा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, वो सीधा पूछ सकता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देखते ही समझ आना है कि एक्स डी वाई डी एक्स, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं नॉन एग्जैक्ट है और इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो बस डायरेक्टली पुट कर लें, आप सीधा लिखोगे इसका सोल्यूशन कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है ना। तो द एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन मैंने बताई हुई है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की फॉर्म का आ जाए तो ये हमें क्या सूट करती है, लेकिन आगे प्लस में क्या है एक्स क्यूब वाई की पावर 4। अब इधर एक्स की, अगर एक्स है उस टर्म में, मतलब एक्स क्यूब साथ में एक्स और वाई अगर दोनों मल्टीप्लाई में, तो फिर हमने एक्स की हाईएस्ट डिग्री देखनी क्या है, और अगर वाई है तो फिर वाई की देखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर एक्स की क्या है एक्स क्यूब, तो हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है 1/, अगर इधर सिर्फ एक होता, मतलब 3x होता या 3y होता या 3x² या 3x³ एक ही चीज़ होती, y ना होता, तो फिर मैं 1/, किसी एक से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता, मतलब x³ होता तो x³ के साथ मल्टीप्लाई करता, लेकिन ये 2 हैं तो 2 की फॉर्म में हमें x³ y³ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब xy की पावर n, तो वो भी टेबल में लिखी हुई है, तो उसका फॉर्म, उसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको आगे बताई हुई है। आपको मैंने जैसा तरीका बताया वैसे आप इसको भी समझ सकते हैं कि xy की पावर n कैसे होगी। इधर n की वैल्यू क्या है, इधर 3, n की जगह पर 3 ले रहे हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हम इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी वाली इक्वेशन मैंने बताई कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होगी, तो 1/x² के साथ और 1/y² के साथ कैसे करते हैं वो बताइए। लेकिन जब प्लस में 3x³ प्लस, जब प्लस में एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाए तो उस केस में हम अगर एक x है तो x लिखेंगे, अगर y है तो y लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे। अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो फिर x की डिग्री को, x की पावर को देखेंगे क्या है, फिर उसी की वही पावर हम दोनों की ले लेंगे, ठीक है। तो इधर है x की पावर 3 है, तो इट मीन्स x y की पावर n पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे n की जगह पर इधर 3 ले लो, 3 लिया हुआ तो आप लिख सकते हैं 1/x³ y³, और अब इस 1/x³ y³, ये तुम्हारा क्या हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैंने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं 1/x³ y³ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x और x जब कट जाएंगे ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो 1/x³ y³ मल्टीप्लाई जब करूँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब x³ y³ ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना। मैं साफ कर देता हूँ, आगे क्या प्लस 3x³ आ जाएगा 3x³ y4/x³ y³। अब ये कट जाएगा, ये पावर कट जाएंगी तो बचेगा 3y, यही बचेगा, तो मैं लिख देता हूँ 3y dy, ये बच गया आपके पास, ठीक स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसकी फॉर्म जब मतलब इस तरीके की डिफ्रेंसिएशन, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इस मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके की फॉर्म बनती है, तो इस तरीके की फॉर्म मैंने पीछे आपको पढ़ाई है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स की पावर n, मतलब एक्स वाई की होल पावर n, मतलब इधर मैं लिख सकता हूँ ना एक्स वाई का क्यूब, इसको मैं फर्दर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई का क्यूब, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, एक्स वाई का क्यूब और प्लस 3y dy इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ऐसे में। अब ये पीछे टेबल में देख लें आप कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई की पावर n, ये किसके, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है, आप टेबल में देखें और लिखें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा इक्वल टू, ये मैं बता रहा हूँ तरीका कि किस तरीके से एग्जैक्ट को, इस तरीके की फॉर्म होगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
ठीक है, ये स्टेप समझ लें आप, एक ही बार मैं समझाऊंगा, बार बार बच्चे पूछते हैं मुझे बहुत सारे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसलिए आप मेथड को सही तरीके से समझ लो, क्वेश्चन हर कोई आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड जो मैंने तरीका मेथड समझाया उस मेथड के रिलेटेड एग्जांपल है तभी समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझें। तो ये आ गया। अब इसकी पावर जो है n के लिए आपको पता है ये डिफ्रेंसिएशन होती है इसकी सॉरी एक मिनट, 1 माइनस 1 अपॉन ये होती है डिफ्रेंसिएशन ऑफ -1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 माइनस 1 2 इक्वल टू करके लिखेंगे इसके बाद 1/2 और x y की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स वाई की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ की इंटीग्रेशन सॉरी इस चीज़ का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको दोबारा खोलोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, प्लस 3 का 3, अब y dy जो है इसको मैं अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ y2 कर लूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y2 कर लूँ, इसको y2 करूँगा तो मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव दोबारा खोलूँगा तो क्या होगा, 2y dy होगा ना। अब मुझे चाहिए था y dy, 2 नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे अगर इधर 2 आ रहा है तो मैं इधर 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो आपको पास आ जाएगा 3/2 dy/2। ठीक है ना, क्योंकि अगर पावर 3 के साथ करूंगा तो तब भी नहीं आने वाला, अगर 1 के साथ करूंगा तो तब भी ये चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है ना स्टूडेंट, इसलिए मुझे ऐसा करना होगा, इस डिफ्रेंसिएशन को चेंज मतलब इस डिफ्रेंसिएशन को बनाने के लिए मैं उसका डेरिवेटिव ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचते हो आप लोग, उसके बाद क्या करना है, मतलब जिनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता लग गया, मैं वो बता रहा हूँ। अब जैसे सपोज इनका पता लग गया था हमें कि ऐसे वाली को हम ऐसे कर सकते हैं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज़ कर सकते हैं और उनका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको कर देना है इंटीग्रेट कर देना, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग वी हैव। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा -1 अपॉन, देखिए इंटीग्रेट करेंगे जब इधर मैं इंटीग्रेटिंग लगा दूँ, इधर भी इंटीग्रेटिंग लगा दूँ। ठीक है, तो हमेशा इस इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव के अगेंस्ट होता है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये कट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद डी और इंटीग्रेशन कट गया तो बचा क्या आपके पास, -1/2 x² y² खोल सकता हूँ मैं इसको स्केयर, प्लस डी और इंटीग्रेशन कट गया तो बचा 3/2 y² विच इज़ इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 0 है, 0 कांस्टेंट है, तो 0 की इंटीग्रेशन c लिखते हैं ना हम, 0 इज द कांस्टेंट, तो c क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो 0 हम आम तौर पे बोलते हैं डिफरेंशियल कांस्टेंट, लेकिन जब इंटीग्रेशन ये था ऊपर डिफरेंशियल थी तो वो 0 इन डिफरेंशियल कांस्टेंट था, लेकिन जब उसके इंटीग्रेट किया तो मैंने c से डिनोट कर दिया। ठीक है, c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। तो r आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r 3y²। ठीक है ना स्टूडेंट, 3y² माइनस 1/x² y²। क्यों? क्योंकि जब ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इसके साथ, तो 2 और 2 कट जाएगा। या आप क्या कर दो, 2 के साथ दोनों साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा ना। 2 और 2 जब कटेगा तो इधर आ जाएगा 2c, तो 2c इज अगेन अन कांस्टेंट, मतलब c क्या था, 0। c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, तो वो 0 से आया था, तो 0 × 2 2 ही होता है, 0 ही होता है, तो इट मीन्स c 2c इक्वल टू c। ठीक है, 2c भी इंटीग्रल कांस्टेंट में ही आता है और c इक्वल टू c लिख सकते हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व है आपके पास बुक पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में ले लेता हूँ x² + y² वाली। ठीक है, उसको समझते ज़रा, एक मिनट स्टूडेंट,
आप सोचते होंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो जब हमने अभी जो एक्सरसाइज की, अभी जो क्वेश्चन किया हमने एग्जांपल, जब हमने इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मतलब सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब वाई क्यूब के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनी थी। तो पहले ये नॉन एग्जैक्ट थी। जब मैंने कहा था पीछे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में समझाया था कि नॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, कि जब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कोई सूटेबल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये एग्जैक्ट कैसे है। तो देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन मैंने डायरेक्ट ये आपको बताया नहीं, मैंने डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव बता दिया था आपको, क्योंकि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो एग्जैक्ट होती हैं, उनका डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब ये एग्जैक्ट कैसे हो, सवाल ये उठता होगा कि ये एग्जैक्ट कैसे है, चेक इट। तो देखिए इसको चेक करने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए डेल एम बाई डेल एक्स डेल वाई सॉरी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा तो तभी एग्जैक्ट होगा। तो देखते हैं ये एग्जैक्ट है कि नहीं। मैंने तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लिया था, लेकिन डायरेक्ट कैसे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब इनका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो एक्स क्यूब और एक्स कट जाएगा तो आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और इंटू डी वाई, ठीक है स्टूडेंट, प्लस वाई और वाई क्यूब कट जाएगा तो 1 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस 3y डी वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या करो, एक्स क्यूब वाई क्यूब को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 हो जाएगा, या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आप इनका डिनोमिनेटर अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स, दिख रहा है ना आपको, हाँ 1 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस अब डी वाई इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है ना। m की जगह पर ये है और n की जगह पर वो है। तो देखिए अब हेयर मतलब जब इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, तो m की वैल्यू आ गई 1 एक्स क्यूब। देखिए स्टूडेंट m इक्वल टू हेयर m इक्वल टू 1 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू आ गया आपके पास 1 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3y, n की वैल्यू ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट है बाहर, y की y 1 वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y की पावर -2 की डिफ्रेंसिएशन ऊपर जाएगी, तो -2 की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, -2 टाइम y, मतलब y की पावर n, मतलब x की पावर n, तो n की जगह पर -2 है तो -2 - 1 -3, -2 - 1 -3 होता है, तो इट मीन्स -2 अपॉन y की पावर 3, मतलब माइनस y की पावर -3, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ y की पावर -3, या मैं इधर लिख लेता हूँ, इसकी डिफ्रेंसिएशन खोलेंगे तो -2 y की पावर -2 - 1 होती है ना, मतलब n-1, n की जगह पर -2 है तो -3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 अपॉन वाई की पावर -3, जब नीचे जाएगी तो y की पावर 3, तो इट मीन्स इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ -2 अपॉन वाई की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, -2 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये आ गया डेल एम बाई डेल वाई। अब अगर मैं डेल एन बाई डेल एक्स करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये y वाला 0, तो इसकी करेंगे तो 1 वाई क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर, तो जैसे 1 वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन -2 वाई क्यूब है, ऐसे ही 1 एक्स की डिफ्रेंसिएशन -2 एक्स क्यूब हो जाएगा, -2 एक्स क्यूब, तो इक्वल टू हो जाएगा -2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, तो देयरफॉर
दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो हैंस द सोल्यूशन इज़। तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कि ये एग्जैक्ट क्यों होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके की मैंने तभी ये टेबल में आपको एडवांस में बता दिया था कि इस तरीके की ग्रुप ऑफ टर्म जो हैं वो एग्जैक्ट हो जाती हैं जब हम ऐसे वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली को आगे नीचे एग्जांपल हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिलेटेड भी दूसरी भी हैं, और उसी के रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन पहला, और ये एक मिनट बुक कौन है, ये जो है ना एक्सरसाइज का 3B का एक्सरसाइज क्वेश्चन का ए और बी पार्ट ये प्रूफ करने हैं। ये जो मैंने पीछे अभी बताया ना कि इन ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है 1/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दिस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रूफ करना है। तो प्रूफ करोगे ये होता है कि नहीं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकाला 1/x³ y³। अब ये प्रूफ भी करना है। तो ये प्रूफ करने का प्रोसेस मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊँगा। तो जो मैंने मेथड बताया इंस्पेक्शन मेथड, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप लोग ट्राई करें, जो नहीं होगा वो मुझे बताएं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कुछ 5 रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट में वो रूल्स कहाँ पर लगते हैं, जब ऐसी वाली इंटीग्रेशन, ऐसी वाली डिफरेंशिएशन नहीं होगी। जैसी वाली मैंने अभी आपको समझाई ना कि इस तरीके की फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मतलब 3 तरह की मैंने 3-4 किस्म की बताई। तो उनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट कैसे बनेगी। उनके अलावा जो होती हैं उनको छोड़कर उनके अलावा जिस फॉर्म की होती हैं ना, उनको फाइंड करने के लिए हमें 5 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। वो 5 रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर आई होप कि ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई किया करो, ताकि मैं वीडियो जब देखता हूँ आपकी कि कितने व्यूज़ हैं, आप लोग कितने स्टूडेंट पढ़ते हो, मुझे वीडियो से ही पता लगता है कि कितने लोग क्लास अटेंड की है, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे वहाँ से पता लग जाता है, तो वहाँ पर ही कमेंट कर दिया करो मुझे, ताकि पता लग जाए कि स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा समझ आई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा ने के पास।